मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ अपनी जिद पर अड़ी होती है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाले हैं। और यहाँ पे जो भी जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं वे सभी PYQs रहते हैं। साथ में PYQs प्रश्नों के साथ साथ जो ऑप्शन में PYQs में डाले हुए ऑप्शंस रहते हैं उन ऑप्शनों का भी तमाम डिस्कशन कराया जाता है, जिससे आपके एग्जाम में एक भी जीके जीएस का सवाल छूट ना पाए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो चैनल को अनसब्सक्राइब, वीडियो को अनलाइक और वीडियो को अनशेयर भी कर सकते हैं। इसमें कोई दुराई की बात नहीं है क्योंकि ये आप ही का है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल से हम आपको शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें फिर से कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा, बीपीएससी हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, या फिर एसएससी हो चाहे बिहार एसएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जीके जीएस का सवाल बनता है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा है और सबसे पहला सवाल कहता है कि हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, अन्यथा हम बताएंगे ही। आपको बता दें कि जो हुमायूं नामा था, ये हुमायूं नामा लिखा गया था हुमायूं की बहन। हुमायूं की बहन कौन थी साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उससे पहले आपको बता दें कि हुमायूं की बहन, एक सेकंड, हुमायूं की बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो हुमायूं की बहन जिसका नाम था गुलबदन बेगम, इन्हीं गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया था। और आपको बता दें हुमायूं का बहन का नाम हुआ गुलबदन बेगम और हुमायूं का पिता का नाम हुआ क्या, तो हुमायूं का पिता का नाम हुआ बाबर। क्या नाम हुआ, बाबर। तो गुलबदन बेगम का भी पिता का क्या नाम हुआ, बाबर हुआ। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर में सवाल आपसे उठाए गए थे वो कुछ इस प्रकार के सवाल थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ है। ब्लू टिक को गौर कीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, उन्हीं पर हम ब्लू टिक किए हुए हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर में पूछा था कि तारीख ए मुबारक शाही किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको बता दें कि तारीख ए मुबारक शाही यहया बिन अहमद के द्वारा लिखा गया है। तारीख ए मुबारक शाही। बाकी खजाइनुल फुतू जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। बाकी अकबरनामा की बात करें तो अकबरनामा अकबर के द्वारा नहीं लिखा गया। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें कंफ्यूजन है कि अकबर, जिसमें बाबरनामा बाबर लिखा था उसी तरह अकबरनामा अकबर लिखा हुआ। अगर अकबरनामा अकबर लिखा होता तो गलत होता आपका 1 नंबर। बाकी यहाँ पे हम बता दें कि अकबरनामा जो है अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है और अबुल फजल के ही द्वारा आईने अकबरी लिखा गया है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि तारीख ए मुबारक शाही यहया बिन अहमद, खजाइनुल फुतू अमीर खुसरो, अकबरनामा अबुल फजल, आईने अकबरी भी अबुल फजल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी से संबंध रखता है और आपसे सवाल पूछता है कि R37 कब्रगाह। कब्रगाह का मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान होता है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। एक सेकेंड यहाँ पे हम इसे इरेज कर दे रहे। ये देखिए अब ये हो गया। तो R37 जो कब्रगाह था इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आपको बता दें कि जो R37 कब्रगाह था इसका प्रमाण हमें लोथल से देखने को मिलता है। कहाँ से, लोथल से देखने को मिलता है। आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, तो इसका हम अपने तरीका से बना है कि R37 कब्रगाह। कब्रगाह का मतलब होता है कब्रिस्तान, और आज के ज़माने में जो लोग हैं वो कब्रिस्तान को भी क्या कर लिए हैं, लोद ले लिए, मतलब लोक लिए हैं। लोक लिए मतलब कि लोथ लिए, यानी लोथल से। तो R37 कब्रगाह का जो प्रमाण मिलता है वो कहीं ना कहीं लोथल से मिलता है। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा था। एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बैंक हो चाहे डिफेंस हो,
कहीं भी जीके जीएस का सवाल बनता और यहाँ से ना फंसे, ये हो नहीं सकता सर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो चावल का दाना का जो प्रमाण मिला है वो हमारे लोथल से ही मिला। आप चावल खाते हैं तो चावल खाने के बाद आप लोथ जाते हैं, मतलब कि लोथल हो जाते हैं, तो चावल का दाना का जो प्रमाण मिला है वो कहीं ना कहीं लोथल से मिला है। चूड़ी का परिमाण जो है हमारे कालीबंगा से देखने को मिलता है, तो चूड़ी का परिमाण कालीबंगा। अब देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो चूड़ी है वो हमारी काली माता पहनती है, तो काली माता से बन जाएगा कालीबंगा। चूड़ी का परिमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा से। बाकी नृतक की मूर्ति यानी कि नाचती हुई मूर्ति का जो ये जो प्रमाण मिला है वो कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो को देखने से मिलता है। आप इसे याद करने का जो ट्रिक है वो ऐसे याद कर सकते हैं कि नृतक का मूर्ति, नाचती हुई मूर्ति को देखने गया मोहन, तो नृतक का मूर्ति का प्रमाण देखने को आपको मिलता है मोहनजोदड़ो से। बाकी बंदरगाह का प्रमाण भी लोथल से देखने को मिलता है। अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो बंदर है वो केला खाने के बाद लोथ जाते हैं, तो बंदरगाह का प्रमाण लोथल से, चावल का दाना का आकार लोथल से, चूड़ी का परिमाण कालीबंगा से और नृतक का मूर्ति मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और बंदरगाह का परिमाण आपको लोथल से देखने को मिलता है। और R37 कब्रगाह का जो परिमाण है ये भी आपको लोथल से ही देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार है। हमारा तीसरा नंबर की सवाल जो बोलता है, वो तीसरा नंबर का सवाल जो बोल रहा है वो कुछ इस प्रकार से कहता है कि ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो आपको बता दें कि जो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ थी उसका नाम है तक्षशिला। उसका क्या नाम है? तक्षशिला। उसका नाम तक्षशिला है, ठीक है। तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ है तक्षशिला। और ये जो तक्षशिला जो है ये झेलम नदी, कौन सी नदी? झेलम प्लस सिंधु नदी, सिंधु और झेलम नदी के बीच में है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ मानी जाती है तक्षशिला। और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय ये झेलम और सिंधु नदी के बीच में है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों की बात करें तो इसमें पहला नाम आपको देखने को मिलता है उदंतपुरी। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 7वीं शताब्दी में पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा, किनके द्वारा? गोपाल के द्वारा किया गया था। और ये पाल वंश के प्रथम शासक थे। तो उदंतपुरी की स्थापना ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बिहार शरीफ में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो उदंतपुरी की स्थापना 7वीं शताब्दी में पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। बाकी एक और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बिहार के अंदर वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और एक है अपना नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 5वीं शताब्दी में बनाया गया था, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। बाकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये भागलपुर में है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करने का काम किए थे धर्मपाल, ठीक है। और ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार या फिर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। तो सिल्क सिटी कौन सा? अपना भागलपुर। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि भारत में अभिलेख की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको बता दें कि भारत में अभिलेख की जो शुरुआत है वो राजा अशोक से मानी जाती है। किनसे? राजा अशोक से मानी जाती है, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में जो अभिलेख की शुरुआत हुई थी राजा अशोक के ही टाइम पे, खुद राजा अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख थे। तो जो राजा अशोक थे इनके 3 प्रकार के अभिलेख थे। पहला था शिलालेख, पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहा लेख। शिलालेख बड़े बड़े चट्टानों पर जो लेख लिखे गए थे उन्हें शिलालेख कहा गया। और बड़े बड़े खंभों पर जो लिखे गए लेख थे उन्हें स्तंभ लेख कहा गया। और जो 4 गुफाओं पे लेख लिखा गया था उन्हें गुहा लेख कहा गया था। ये 4 गुफाओं पर लिखा गया अभिलेख था। तो खुद भारत में जो अभिलेख की शुरुआत मानी जाती है राजा अशोक के टाइम पे मानी जाती है। और खुद राजा अशोक के 3 अभिलेख हुआ करते थे, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। आपको जानकारी के लिए इस बात को भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो राजा अशोक थे ये कब राजा बने, तो ये आपको बता दें कि 268 बीसी में, 268 बीसी में ये जाकर राजा बनते हैं। कौन? अशोक। तो अशोक राजा कब बने? 268 बीसी में। और एक और सवाल बनता है कि अशोक राजा
बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध लड़े? तो आपको बता दें कि अशोक जो है राजा बनने के 8वें वर्ष, कितने 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़े थे। कौन सा युद्ध लड़े? कलिंग युद्ध लड़े, यानी कहने का मतलब 261 बीसी में, ठीक है। तो अशोक राजा कब बने? 268 बीसी। एक और सवाल बनता है कि अशोक राजा बनने के कितने वर्षों बाद बोध गया गए? तो 10वें वर्ष में ये बोध गया गए थे और 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए। लुम्बिनी कब गए थे? तो 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी गए थे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि प्रथम नहर निर्माण का कार्य किसने शुरू किया गया? तब प्रथम नहर निर्माण का जो कार्य शुरू करने वाले शासक हुआ करते थे उनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तब प्रथम नहर निर्माण का कार्य किसने शुरू किया? गयासुद्दीन तुगलक किया, ठीक है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो उसमें पहला सवाल बनता है कि कर में वृद्धि करने का कार्य कौन सा शासक किया? यानी टैक्स में वृद्धि करने का कार्य तो मोहम्मद बिन तुगलक। और इतिहास का सबसे भ्रष्ट काल किसी काल के राजा को माना जाता है तो वो है फिरोज शाह तुगलक। और ये वही फिरोज शाह तुगलक है जो भारत में कई शहरों का निर्माण किया। तो भारत में कई शहरों का निर्माण करने का जो श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को ही माना जाता है। और फिरोज शाह तुगलक का भाई का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक और यही मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम था जौना खान, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का भाई का नाम है फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का ओरिजिनल नाम है जौना खान। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के वाइफ से फिरोज शाह तुगलक शादी कर लेता है। फिर ये कई शहर बसाते हैं, जैसे मैं अपने भाई के नाम पर ये उत्तर प्रदेश में जैनपुर शहर बसाता है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते थे उन सभी सवालों को यहाँ पे हम डिस्कशन कर दिए हैं। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।